ठीक है। सो इन लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट द एसिडिक स्ट्रेंथ, और मैंने बताया था कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो दो मेजर फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक था साइज और एक था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये प्रॉब्लम होती है कि कब साइज को यूज़ करना है, कब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यूज़ करना है। तो देयर आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। अगर साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो डेफिनेटली साइज डोमिनेट करेगा। अगर साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो वहाँ पे साइज डोमिनेट नहीं करेगा और वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। और इसको और इजीली समझने के लिए मैं डायरेक्टली ये बोल सकता हूँ, अगर हम लोग एक ग्रुप की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग साइज देखेंगे, और अगर एक पीरियड की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखेंगे जब भी हम लोग एसिडिटी या बेसिसिटी को के ऊपर कमेंट करना चाहते हैं। तो सो मैं इस लाइन को यहाँ पे कहीं पर भी लिख देता हूँ। यहाँ लिख देते हैं, इन अ ग्रुप आंसर using size and bond length। तो साइज और बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे हमें क्या करना है, इसके ऊपर कमेंट करना है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है या कौन कम एसिडिक है। और इन अ पीरियड यूज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बिटी टू कमेंट ऑन एसिडिटी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि अगर हम लोग ग्रुप की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे साइज इज द मेन फैक्टर, वेयर एज अगर हम लोग ग्रुप की एक पीरियड की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो अगर मैं मेजर कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH4NH3H2O एंड H। अगर ये चार कंपाउंड है तो पहले मुझे देखना है कि इनका जो सेंट्रल एटम है वो कौन सा है। तो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन इज द सेंट्रल एटम। ये सारे ही मुझे इनमें से बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है और कौन सबसे कम एसिडिक है। तो इसको बताने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा, पहले मैं चेक करूँगा कि कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो मुझे ये पता है कि दे ऑल आर एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड, तो सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं और अगर वो पीरियड में एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि क्या फैक्टर मुझे यूज़ करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वुड बी द मेजर फैक्टर जो यहाँ पे डिफाइन करेगा। नाउ अगर मैं HF की बात करूँ तो हाइड्रोजन यहाँ पे है और फ्लोरीन यहाँ पे है। तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन। सो फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बहुत आराम से निकाल लेगा किसके, हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा लेकिन वो उतनी तेजी से नहीं निकाल पाएगा। नाइट्रोजन एंड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली ज़्यादा कम है, तो इस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि HF इज stronger acid than water, then NH3 and then CH4। तो ये हमारा ट्रेंड क्रिएट हो जाएगा एसिडिटी के लिए। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे हम लोग बता रहे थे द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल नॉन मेटल एंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अराउंड इट। तो जो नंबर है सेंट्रल एटम पे, नॉन सेंट्रल एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और जो उसके चारों तरफ ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करता है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड साइज का रेशियो। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जो पोलराइजिंग पावर होती है वो दोनों काफ़ी हद तक सेम होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज के। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव एंड एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। नाउ इफ आई वांट टू आस्क यू कि इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसका साइज भी ज़्यादा छोटा होगा और चार्ज टू साइज रेशियो उसकी सबसे ज़्यादा होगी।
तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन Al 2 पॉजिटिव, Al पॉजिटिव एंड Al। ओके, सो ये ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज़ जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आती है, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो जाती है, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उस केस में बढ़ जाता है। ऑब्वियसली तुम्हें दिख रहा होगा कि उसका चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अच्छे से अपनी तरफ खींच पाएगा। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? द एक्सटेंड और द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो भी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींचने की जो पावर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो जिस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगी उसी तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगी। तो जब अगर हमारे पास सेम मेटल है और वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में बैठा हुआ है तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है HOCl एंड HClO4 एंड HOCl। अब इसमें से मुझे देखना है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो क्लोरीन है ये क्या है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे जो क्लोरीन है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हुई? इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हुई। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और वो हाइड्रोजन आयन को जल्दी रिलीज कर देगा। वेरएज HOCl की बात करें तो क्लोरीन के पास क्या है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है एज कम्पेयर टू HOCl4। तो ये ऑक्सीजन से उतने इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा और H+ इसका उतनी जल्दी रिलीज नहीं होगा जितना HClO4 के हिसाब से हो जाएगा। सो ये बात ध्यान रखनी है। इस आंसर को तुम दो तरीके से भी दे सकते थे, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के बेस हिसाब से भी दे सकते हो और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों तरीके से तुम दे सकते हो। इनऑर्गेनिक में यही अच्छी बात है कि एक कॉन्सेप्ट को या एक चीज़ को हमें जस्टिफाई करने के लिए वी हैव सेवरल मेथड्स और सेवरल कॉन्सेप्ट्स। किसी भी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके तुम उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक स्लाइड ऐड करूँगा। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और दे रखा था, HOCl, HOBr एंड HOI। अब पहली चीज़ क्या है कि जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि अगर डाउन द ग्रुप है, अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो साइज है वो इम्पॉर्टेंट होगा या बॉन्ड लेंथ इम्पॉर्टेंट होगी। और अगर हम लोग पीरियड की बात कर रहे हैं तब हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखा जाएगा कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसी के बेसिस पे हम लोग आंसर देंगे। ये मैंने तुम्हें बोला था। लेकिन ये जो चीज़ है ये कब फॉलो होगी? ये तब फॉलो होगी जब जो सेंट्रल एटम है उसने हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली बॉन्ड बना रखा है। जैसे Cl ने एक डायरेक्टली बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रखा है, या हाइड्रोजन ने फ्लोरीन के साथ बना रखा है, या हाइड्रोजन ने आयोडाइड के साथ बना रखा है। तब ये जो साइज और बॉन्ड लेंथ वाली बात आएगी तब आएगी और तब हम लोग बता सकते हैं कि HI का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो वो आराम से टूट जाएगा, HCl का बॉन्ड लेंथ कम है तो वो उतनी आराम से नहीं टूटेगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन HI का बहुत आसानी से पॉसिबल है। नाउ ये जो केस है ये तुम्हें थोड़ा अलग दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे Cl, Br एंड आयोडाइड, आयोडाइड नहीं है, आइडोनियम है। तो ये सब क्या है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये सब हाइड्रोजन से नहीं जुड़े हुए हैं। ये सब किससे जुड़े हुए हैं? ये सब जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन से। अब जब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग हो रखी है तो उस केस में हम लोग एसिडिटी को कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे? तो सेम ही है, हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोडीन की। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन एंड एज कम्पेयर टू आयोडीन। सो क्लोरीन क्या करेगा? ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन इंटर्न इलेक्ट्रॉन किससे खींचेगा? H+ से खींचेगा और वो क्या रिलीज कर देगा? H++ OCl नेगेटिव आयन रिलीज कर देगा। सिमिलरली H++ OBr नेगेटिव ये बन जाएगा एंड दिस इज H++ OI नेगेटिव ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें से तुम्हें क्या देखना है? इसमें से तुम्हें देखना है कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन H+ ज़्यादा आसानी से रिलीज कर पा रहा है।
तो हमें ये ऑब्वियसली पता है कि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन जो क्लोरीन से अटैच है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी और वो जल्दी H+ आयन को रिलीज कर देगी। सो HOCl इज मोर एसिडिक देन HOBr देन HOI। ठीक है, जब ऑक्सो एसिड्स की बात आ रही है, ठीक है, ऑक्सो एसिड्स क्या है यहाँ पे? ऑक्सो जो ग्रुप होता है वो कीटोन ग्रुप के लिए होता है, जैसे ये हो गया ऑक्सो एसिड, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड इज एन ऑक्सो एसिड। इतना डार्क कलर तुम्हें दिख रहा है, येलो यूज करता हूँ। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, ये ऑक्सो एसिड है, HClO4, ये ऑक्सो एसिड, ठीक है। तो ये जब ऑक्सो एसिड्स की बात आएगी तब जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली सेंट्रल एटम से अटैच नहीं है, उन केसेस में क्या करना है, उन केसेस में हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखना है, ठीक है। सो व्हेन, मैं लिख देता हूँ, व्हेन हाइड्रोजन इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल एटम, अगर वो सेंट्रल एटम के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, देन कंसिडर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है। सो मैं सम अप करता हूँ, सम अप करने के लिए मैं बोलूँगा मेरे पास 3 केसेस हो गए। एक केस है कि अगर सेंट्रल एटम, कोई भी सेंट्रल एटम, पहले मैं यहाँ से फ्लो चार्ट बना देता हूँ, एसिडिटी, स्ट्रेंथ, तो 2 केसेस आ गए इसके हमारे। एक केस हमारा हो गया कि जो कंपाउंड है वो सेंट्रल एटम से डायरेक्टली, सेंट्रल एटम अटैच टू हाइड्रोजन, अगर वो हाइड्रोजन से डायरेक्टली अटैच है। एग्जाम्पल के लिए मैं ले सकता हूँ HCl, HBr, HI, CH4, NH3, H2O, HF एंड सो ऑन, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाता है, दूसरा आ जाता है ऑक्सो एसिड, H is indirectly attached, तो अगर वो H इनडायरेक्टली अगर सेंट्रल एटम के साथ अटैच्ड है तो उस केस में हमें क्या करना है। तो अब इस केस में हमारे पास 2 केसेस आते हैं। 2 केसेस कौन कौन से हैं, एक आता है ग्रुप का और एक आता है पीरियड का। और इसका एक ही केस है, इसको हम लोग जस्टिफाई करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, जो उसका प्रोडक्ट बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी पे भी हम लोग आंसर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब पीरियड में आएगा तो पीरियड में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिफाइन करना होता है। और ग्रुप में होता है तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, बॉन्ड लेंथ एंड साइज के ऊपर। सो इस तरीके से हम लोग एसिडिटी को जस्टिफाई कर सकते हैं। बट तुम्हें ध्यान देना है कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर 2 अलग तरीके के क्वेश्चन एक साथ पूछे गए हैं तो तुम्हें प्रॉपरली ध्यान रखना है कि कब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड लेंथ या साइज यूज़ करना है और कब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूज़ करना है। तो मैं तो बोलूँगा कि सारे केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूज़ करना, बस देख लेना कि अगर वो ग्रुप के एलिमेंट्स ना हो, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स ना हो, क्योंकि यही थोड़ा अलग है और यहीं पर ही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यूज़ की जाती है। अदरवाइज 95% ऑफ द केसेस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही यूज़ की जाएगी एसिडिटी या बेसिसिटी को डिफाइन करने के लिए। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब हमारे पास क्या है, एसिड बेस प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट तो तुम्हें पता है क्या होते हैं, सॉल्ट्स जैसे NaCl, KCl, KBr, ये सारे क्या हैं, सॉल्ट्स हैं। सॉल्ट्स कब बनते हैं, जब एक एसिड और एक बेस एक दूसरे से कंबाइन करता है तो इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट।
अब ये जो सॉल्ट होते हैं इनके किससे बने होते हैं, ये बना होता है एक कैटायन और एक एनायन से। जैसे NaCl है तो Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव। तो अब हमें बात करनी है कि जो ये सॉल्ट्स बनते हैं ये भी तीन तरीके के होते हैं। एक एसिडिक सॉल्ट होता है, एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है, एक बेसिक सॉल्ट होता है। तो न्यूट्रल सॉल्ट क्या है कि अगर तुम पानी के अंदर डालोगे तो उसका पीएच इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, वो हो गया न्यूट्रल सॉल्ट। अगर तुमने एक सॉल्ट को डाला और सोल्यूशन एसिडिक हो गया तो सोल्यूशन हो गया एसिडिक सॉल्ट। अगर तुमने पानी में डाला सोल्यूशन हो गया बेसिक, उसका पीएच इंक्रीज हो गया तो वो हो गया बेसिक सॉल्ट। अब ये कितने टाइप के सॉल्ट्स, कैसे कैसे हम लोग इनको कैटेगराइज करते हैं और हमें कैसे पता चलेगा? अगर मैंने तुम्हें बोला अमोनियम क्लोराइड है और तुम्हें बताना है कि अब ये एसिडिक है, बेसिक है, ये न्यूट्रल है, तो तुम कैसे बताओगे कि ये एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है? इसको बताने के लिए हमें देख पढ़ना पड़ेगा कि ये सॉल्ट्स का जो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल बिहेवियर है वो किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो हम लोग देखते हैं सॉल्ट्स। तो जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ NaCl। सो NaCl बना होता है केटायन विच इज Na पॉजिटिव एंड Cl बना होता है एक एनायन विच इज Cl नेगेटिव। अब ये जो NaCl है ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है। न्यूट्रल सॉल्ट मतलब कि ये पानी में अगर मैं डालूं तो इसका जो पीएच होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि Na कहाँ से आता है? Na आता है NaOH से। Cl कहाँ से आता है? Cl आएगा HCl से। सो NaOH प्लस HCl एक स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? वाटर प्लस NaCl। तो जब एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो क्या सोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं? न्यूट्रल सोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। और न्यूट्रल सोल्यूशन में क्या होता है? वाटर होता है। वाटर तो न्यूट्रल है ही और साथ में NaCl है। अब जब पूरा सोल्यूशन ही न्यूट्रल है तो ऑब्वियसली भी NaCl भी क्या होगा? न्यूट्रल ही होगा। तो NaCl हम लोग यहाँ से एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं कि NaCl डेफिनेटली न्यूट्रल होता है। अब ये कब हमें समझ में आएगा या कैसे हमें समझ में आएगा कि वो एक न्यूट्रल सॉल्ट है, या एसिडिक सॉल्ट है, या बेसिक सॉल्ट है? अगर जो सॉल्ट है वो बना है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, सो इट इज डेफिनेटली अ न्यूट्रल सॉल्ट। तो यहाँ पे मैं क्लियरली ये लिख सकता हूँ, अ सॉल्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज न्यूट्रल सॉल्ट। तो वो जो सॉल्ट होता है वो हमेशा ये क्या होता है? न्यूट्रल सॉल्ट होता है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा एसिडिक है या बेसिक है? न्यूट्रल तो समझ में आ गया, अभी भी पूरा समझ में नहीं आएगा क्योंकि अगर मैं तुम्हें कोई भी सॉल्ट दे दूंगा तो तुम नहीं पता लगा पाओगे कि वो किससे बना है। ठीक है, तो जैसे मैं डायरेक्टली एप्लीकेशन पे आता हूँ, इसको मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। मेरे पास एक कंपाउंड है NH4Cl। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है? NH4Cl एक सॉल्ट है, अब मुझे बताना है ये एसिडिक है, बेसिक है, या न्यूट्रल है। तो NH4Cl को अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो तुम देखो कि रिएक्शन क्या जाएगी। एक बनेगा NH4OH और एक बनेगा HCl, यही बनेगा। अब इसमें से देखो स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है? तो जो HCl है ये तो है स्ट्रॉन्ग एसिड, और NH4OH है ये है वीक बेस। सो ओवरऑल जो सोल्यूशन होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड तो कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाता है, और जब वो डिसोसिएट करेगा वीक बेस इनकम्प्लीटली डिसोसिएट करेगा, तो वीक बेस को वो पूरा न्यूट्रलाइज नहीं करेगा। आधा न्यूट्रलाइज करेगा क्योंकि आधा वो डिसोसिएट हुआ नहीं है। तो ओवरऑल जो सोल्यूशन हो गया वो हो गया एसिडिक। सो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो NH4Cl है ये है एसिडिक सॉल्ट। ये सिलेबस में नहीं है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अगर आगे चलें तो हमें पता होना चाहिए कि सॉल्ट एसिडिक बेसिक क्या है। तो क्या समझना है इसमें? इस केस में ये समझना है कि सॉल्ट को तुम वाटर में डालो तो एक एसिड प्रोड्यूस होगा, एक बेस प्रोड्यूस होगा। अब ये जो एसिड और बेस प्रोड्यूस हो रहा है तुमने देखना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है। जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी का वो कंपाउंड होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस हो रहा है तो वो जो सोल्यूशन होगा बेसिक होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो सोल्यूशन एसिडिक होगा। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सोल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल होगा।
यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है CH3COONA। अब इसमें मैं वाटर डालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, CH3COH प्लस NaOH। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूँ तो CH3COH क्या है, वीक एसिड, और NaOH लूँ तो क्या है वो, स्ट्रॉन्ग बेस। सो ओवरऑल सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। तो जो ये CH3CONA है ये भी क्या होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। ठीक है, तो बेसिक सॉल्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पानी में डालें तो ये पीएच को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो ये बेसिक सॉल्ट। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है ABC, जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड KClO4, ये डिसोसिएट होगा किसमें, K++Cl4 नेगेटिव में। लेकिन K++Cl4 नेगेटिव को जस्ट तुम देख के नहीं बता सकते कि ये एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है, इसमें तुम्हें वाटर के साथ रिएक्शन करवानी ही पड़ेगी। तो वाटर के साथ मैंने रिएक्शन कराया तो K के साथ क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, KOH, और Cl4 नेगेटिव के साथ क्या अटैच हो जाएगा, H। ठीक है, KOH क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस। HCl4 क्या है, ये भी है स्ट्रॉन्ग एसिड। तुम्हें पता होगा कि H2SO4 से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है HClO4। तो ओवरऑल ये जो सोल्यूशन है वो कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा न्यूट्रल सोल्यूशन। हाँ, या मतलब आधे तो पता ही होंगे, अगर नहीं पता तो याद, डेफिनेटली याद करना पड़ेगा, क्योंकि एसिड बेस हम लोग कह रहे हैं और हमें काफ़ी सारे एसिड बेसिस ऑलरेडी पता है। जो H+ देगा वो एसिड है, जो OH नेगेटिव देगा वो बेस है। एसिड बेस तो तुम पता लगा लोगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग है या वीक है ये तुम्हें देखना पड़ेगा। वीक तो गिने चुने हैं, तो बस वीक को तुम याद कर लो। जैसे C6H5COONA है, ये प्रोड्यूस करेगा C6H5COOH प्लस NaOH। अब देखो NaOH KOH ऑब्वियसली हमेशा क्या होंगे, ये स्ट्रॉन्ग ही होंगे। ठीक है, तो ये तो चलो पता चल गया ये स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन C6H5COH क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड से वीक एसिड, सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है, फॉर्मिक एसिड है, उसके बाद एसिडिक एसिड है, और उसके बाद जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हमेशा ही उससे वीक होते हैं। तो ये क्या है, बेंजोइक एसिड है, ये वीक है तो ये इसको मैं लिख देता हूँ वीक एसिड। तो ओवरऑल जो सोल्यूशन है वो क्या हो गया, बेसिक सॉल्ट, बेसिक सोल्यूशन हो गया। क्रोमियम नाइट्रेट, अब इसमें मैं H2 डालूंगा तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल HNO3 के प्रोड्यूस होंगे, प्लस क्रोमियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा। अब क्रोमियम हाइड्रोक्साइड हमने कभी सुना नहीं है, स्ट्रॉन्ग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्या होता है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी उसका जो क्रोमियम है और जो ऑक्सीजन का, वो इसने रिलीज करना है। अब क्रोमियम और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो ज़्यादा कोवलेंट हो जाएगा और वो टूटेगा नहीं। जितना ज़्यादा आयनिक बॉन्ड होगा उतनी आराम से OH नेगेटिव आयंस रिलीज हो सकते हैं। तो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, वीक बेस, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। सो ओवरऑल जो सोल्यूशन है वो क्या हो गया, एसिडिक सोल्यूशन हो गया। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि जो हमारा कंपाउंड है वो किस तरीके का है एंड कैसा है। कंपाउंड का मतलब सॉल्ट जो है हमारा वो एसिडिक है, बेसिक है, ये किस तरीके से ठीक है, नाउ वी कम टू दी नेक्स्ट डेफिनेशन। अब हमारे पास कुछ गिनती की डेफिनेशंस हैं, उनको हम लोग को कंप्लीट करनी है। तो ये तो हो गया, जितना भी एसिड बेस का जो बेसिक था वो मैंने तुम्हें क्लियर करा दिया है, और आई होप कि एसिड बेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन केमिस्ट्री वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। नाउ वी हैव सेवरल अदर कॉन्सेप्ट, कि जैसे अर्हीनियस था उसकी लिमिटेशंस थी, फिर ब्रॉन्सन लॉरिया है उसकी लिमिटेशंस हैं कि वो काफ़ी सारे एसिड बेसिस हैं जो H+ ना ही देते हैं ना ही वो H+ एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरीके के एसिड बेसिस के लिए हम लोग
क्या डेफिनेशन यूज़ करें और कैसे बता पाएंगे कि वो एसिड हैं या बेस हैं। तो उसको करने के लिए फिर हमारी लुईस एसिड बेस डेफिनेशन आई। लुईस एसिड बेस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लुईस एसिड लुईस बेस होते हैं। लुईस एसिड कौन से होते हैं? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। एंड लुईस बेस कौन से, सॉरी, लुईस एसिड कौन से होते हैं? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लुईस बेस कौन से होते हैं? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकते हैं। डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लुईस बेस कौन से होंगे? फिर लिख के उल्टा। सो लुईस बेस ऐसे होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल NH3। और तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी पता है क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ चुके हैं। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितने भी लिगेंड्स थे वो सारे लुईस बेस थे। और जो मेटल सेंट्रल एटम था वो क्या था? लुईस एसिड था, क्योंकि वो लोन पेयर ले रहा था और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा था। सो यहाँ पे NH3 क्या करता है? अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को BF3 को दे देता है। अब इसमें से देखो, NH3 और BF3 जब वो कंबाइन होंगे दे फॉर्म ये कंपाउंड। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एडक्ट। अब ये एडक्ट क्या होता है? आई विल बी टेलिंग इन फ्यू सेकेंड्स। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं, जब ये रिएक्शन हुई है तो इसमें से एक एसिड और एक बेस है। अब ये जो एसिड है ये बेस है, एक लुईस एसिड है एक लुईस बेस है। ये तो हमें यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि NH3 ने लोन पेयर दिया है तो लुईस बेस NH3 हो गया, और BF3 ने लोन पेयर लिया है तो वो क्या हो गया? लुईस एसिड हो गया। दैट इज क्लियर। हाइपर अगर हम लोग अर्हीनियस से ब्रॉन्स्टन की थ्योरी के बेसिस पे जाएं तो NH3 ने ना ही H प्लस दिया है ना ही H प्लस एक्सेप्ट करा है। सेम इज द केस विद BF3। BF3 भी क्या कर रहा है? ना ही वो H प्लस दे रहा है ना ही वो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है। सो ऑन व्हाट बेसिस आई कैन से कि ये एसिड है या बेस है? क्या बेसिस है? बेसिस यही है कि हमारे पास एक नई डेफिनेशन होनी चाहिए, और वो नई डेफिनेशन क्या है? लोन पेयर डोनेशन एंड लोन पेयर एक्सेप्शन की थ्योरी। ठीक है, तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। देयरफॉर आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स। नाउ वी कम टू अ न्यू इम्पोर्टेंट टर्म विच इज एडक्ट। अब ये एडक्ट क्या होता है और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स? सो एडक्ट इज ऑलवेज अ कंपाउंड। एडक्ट एक हमेशा एक कंपाउंड बनेगा बाय द एडिशन ऑफ टू कंपाउंड्स। दो कंपाउंड का जब भी हम लोग एडिशन करेंगे उससे एक जो कंपाउंड बनता है विदाउट रिलीजिंग एनी अदर कंपाउंड। ठीक है, जैसे कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है? दो मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं, एक नया मॉलिक्यूल बनता है कॉम्बिनेशन पे, और साथ में एक छोटा सा मॉलिक्यूल वहाँ पे रिलीज होता है, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन होती है। सो एक एल्डिहाइड 1 है एक एल्डिहाइड 2 है, ये दोनों को हीट करने पे कंबाइन होंगे तो एल्डिहाइड 1 एल्डिहाइड 2 के साथ कंबाइन होगा और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। वाटर हो सकता है NH3 हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जब भी ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल कपलिंग रिएक्शन के बीच में से निकलते हैं तब उसे उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ठीक है, तो और ये कपलिंग प्रोडक्ट हम लोग इसको बोल सकते हैं। अब ये जो एडक्ट होते हैं वो क्या होता है? एडक्ट में ये होता है कि मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल बी से कंबाइन कर जाएगा। मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल बी से कंबाइन कर जाएगा और कंपाउंड बनेगा AB विदाउट एनी बाय प्रोडक्ट। और इसमें कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जब कोई भी रिएक्शन में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट A कंबाइन कर रहा है B से और तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा है AB, और साथ में कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एडक्ट। जब दो चीज़ें एक दूसरे के अंदर घुस जाती हैं और एक नया कंपाउंड बना देती हैं तो उसको हम लोग एडक्ट बोलते हैं, और उसमें कोई भी नई चीज़ रिलीज नहीं होनी चाहिए। अब जैसे एडक्ट में मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे DNA है मेरा। तो DNA के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे बेस पेयर्स होते हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू होता है। अब इसमें क्या होता है कि कई कई सारी
डाइज होती हैं जो डीएनए को स्टेन कर सकती हैं। जैसे मुझे डीएनए तो दिखता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, उसके अंदर डाई डाल दूंगा। डाई डालने की वजह से क्या हो जाएगा, जो डीएनए है वो कलरफुल हो जाएगा। जब वो कलर हो जाएगा तो मुझे दिखेगा हाँ इन इन जगहों पे रेड कलर आ रहा है, तो मतलब ये डीएनए है। अब ये जो डाइज होती हैं वो क्या होती हैं, इनके बीच में घुस जाती हैं, इन बेस पेयर्स के बीच में घुस जाती हैं। बीच में घुस के उनका जो कलर है रेड, ग्रीन या फ्लोरेसेंट ग्रीन, जो भी कलर है वो कलर दे देती हैं। अब इसमें क्या हुआ, डीएनए हमारे पास है और डाई है, दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए हैं एक दूसरे के अंदर। डीएनए जो डाई है वो डीएनए के जो बेस पेयर थे उनके बीच में जो जगह थी उसके अंदर घुस गई है और उसको कलरफुल कर दिया डीएनए को। इसको भी हम लोग बोलते हैं एडक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बाय प्रोडक्ट रिलीज नहीं हो रहा है, ये दोनों बस एक दूसरे के साथ कंबाइन करे गए हैं, और तुम हीट करोगे या कुछ और H+ वगैरह करोगे तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ऐसे ही NH3 और BF3 एक दूसरे से अलग आराम से हो सकते हैं। ठीक है, मूविंग अहेड। आइडेंटिफाई द लुईस एसिड एंड लुईस बेस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ऑब्वियसली तुम लुईस एसिड और लुईस बेस आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहली रिएक्शन है H+ प्लस OH नेगेटिव इज गिविंग अस H2O। तो यहाँ पे क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर चले जाएंगे तो इनके बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, विच इज नॉट एक्चुअली अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड है। इस तरीके से हम लोग नहीं दिखाते बॉन्ड को, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं OH नेगेटिव ने अपने लोन पेयर या अपना नेगेटिव चार्ज H+ को दिया है, तो ऑब्वियसली OH नेगेटिव क्या है, लुईस बेस, एंड H+ क्या है, लुईस एसिड। हमें ज़्यादा वो नहीं कर रहा, मैं यहीं देख लेते हैं। BCl3 और Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव के पास चार्ज है तो ये हो गया लुईस बेस, एंड BCl3 इज लुईस एसिड। K+ क्या है, लुईस एसिड, और ये क्या है, लुईस बेस। दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक ओस्नोविच कॉन्सेप्ट आएगा जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कौन एसिड होता है कौन बेस होता है। तो फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी कंपाउंड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम लोग एसिड कंसिडर करते हैं, और कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा बेस होता है। ठीक है, तो जितने भी केटायंस हैं वो एसिड की कैटेगरी में आएंगे, जितने भी एनायंस हैं वो हमेशा बेस की कैटेगरी में आएंगे, बिकॉज दे हैव नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी कम टू द बफर सोल्यूशन। अब बफर सोल्यूशन क्या होता है, बफर सोल्यूशन, ओके 1 सेकेंड। ठीक है, सो बफर सोल्यूशन एक इस तरीके का सोल्यूशन होता है जिसके अंदर हम लोग एसिड डालेंगे या बेस डालेंगे थोड़ी थोड़ी अमाउंट में, तो उसका जो पीएच है वो होता है वो चेंज नहीं होता। सो एनी सोल्यूशन, कोई भी ऐसा सोल्यूशन है हमारे पास, लैब में तुम्हें कोई सोल्यूशन मैंने तुम्हें दिया, तुम उसमें कुछ ड्रॉप्स ऑफ H3 पॉजिटिव डाल रहे हो तो उसका पीएच चेंज नहीं हो रहा है, कुछ ड्रॉप ऑफ OH नेगेटिव आयंस डाल रहे हो तो भी पीएच चेंज नहीं हो रहा है। तो ये किस तरीके का सोल्यूशन हो, इस तरीके के सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बफर सोल्यूशन। आई एम 100% श्योर कि तुम लोगों ने ये सुना ही होगा कि बफर क्या होता है। अब जो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है वो एग्जाम्पल है हमारा ब्लड। जो हमारा ब्लड है वो एक बफर सोल्यूशन है। बफर सोल्यूशन क्यों है, क्योंकि उसका जो पीएच है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, अराउंड 7.4 के आसपास, 7.4 7.2 के आसपास। और ये जो सोल्यूशन है ये हल्का सा एल्कलाइन है और वो उतना ही हमेशा रहता है, वो कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होता है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, बफर सोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। एंड एज वी हैव स्टडीड इन फिजिकल केमिस्ट्री, जहाँ पे हम लोगों ने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था कि एंजाइम तभी काम करते हैं जब उनको प्रॉपर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और एक ऑप्टिमम पीएच दिया जाता है। अब हमारी बॉडी में टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, और वही एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है एक एंजाइम के काम करने के लिए। बट साथ में पीएच भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पीएच इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि पीएच से क्या होता है कि जो प्रोटीन्स हैं वो कोगुलेट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम दूध लो और उसमें क्या कहते हैं, नींबू डाल दो या कोई एसिड डाल दो, विनेगर डाल दो, तो वो क्या होता है, दूध फट जाता है, उसमें से जो प्रोटीन है वो कोगुलेट हो जाते हैं। ठीक है, उसका जो तुम फर्दर पनीर बना सकते हो। तो हुआ क्या कि जो प्रोटीन पहले मिल्क के अंदर सोल्यूबल थे उनका एक डिफरेंट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर था।
पीएच चेंज करते ही या हीट करते ही क्या हो जाता है, टेम्परेचर और जो पीएच है ये दोनों इफेक्ट करते हैं प्रोटीन के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को। उसका जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है उसको ही तोड़ देते हैं पीएच। पीएच कम ज़्यादा होगा या टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा ज़रूरत से, तो उसका जो पीएच है वो ख़राब हो जाता है। और पीएच अगर वो उसका चेंज हो गया तो उनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है एंजाइम्स का वो ख़राब हो जाता है और मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, वो कोगुलेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग है, अंडे है, अंडे को बॉईल करने से क्या होता है कि वो कोगुलेट हो जाते हैं और वो पूरा बॉइल्ड एग हो जाता है। पहले वो लिक्विड फॉर्म में था, अब वो किस फॉर्म में आ गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया, क्योंकि उनका जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो हम लोगों ने तोड़ दिया उसको हीट करके। ठीक है, सो दिस इज द केस कि हमारा ब्लड के अंदर क्या होता है कि एक ऑप्टिमम पीएच होता है और वही ऑप्टिमम पीएच सफिशिएंट है हमारी बॉडी में जो ब्लड से रिलेटेड जितनी भी रिएक्शंस हैं वहाँ पे वो रिएक्शंस करने के लिए। अगर तुम्हारे ब्लड का पीएच कम या ज़्यादा होगा तो तुम्हारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस काम करना बंद कर देंगी। काम तुम्हारी बॉडी में रिएक्शंस नहीं होंगी तो तुम्हें डिस्ट्रेस होगा और हो सकता है कि टॉक्सिन्स इतने ज़्यादा बॉडी में इंक्रीज हो जाएं कि डेथ भी हो सकती है। ठीक है, सो हमारे ब्लड का पीएच एकदम कांस्टेंट रहना चाहिए और एकदम कांस्टेंट रहने के लिए वो जो सोल्यूशन है वो बफर बना है। नेचर ने ऐसा सिलेक्शन किया है कि हमारा जितने भी एनिमल्स हैं उनका जो ब्लड है वो एक बफर सोल्यूशन है। अब क्या है कि फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं तो ऑब्वियसली कुछ एसिडिक भी खा लेते हैं, कुछ बेसिक भी खा लेते हैं। तो उन सब चीज़ों को खाने से भी हमारे ब्लड का पीएच चेंज नहीं होता, क्योंकि जो ब्लड है वो बफर सोल्यूशन है। अगर तुम नींबू पानी पी लो या फिर ज़्यादा नींबू ले लो या विनेगर ले लो तो वो क्या है, एसिडिक चीज़ है। अब ये एसिडिक चीज़ें तुम्हारे ब्लड में जाएंगी तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जो ब्लड सोल्यूशन है वो एसिडिक हो जाना चाहिए, लेकिन वो एसिडिक नहीं होता क्योंकि बफर है। अब बफर क्या करता है, पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि हमारे कुछ भी खाने से, चाहे हम लोग एसिडिक खाते हैं या बेसिक खाते हैं, उससे ब्लड का पीएच चेंज नहीं होता है क्योंकि वो एक बफर सोल्यूशन है। और बफर सोल्यूशन का काम कि चाहे तुम थोड़ा बहुत एसिड डालो या फिर बेस डालो, उससे ब्लड का पीएच चेंज नहीं होगा या बफर सोल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होगा। बट मैं ये क्यों एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि थोड़ी अमाउंट में का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि तुम 1 लीटर HCl तुमने ब्लड के अंदर डाल दिया तो उसका पीएच चेंज नहीं होगा, ऑब्वियसली चेंज होगा। तो जो बफर होता है इसकी एक विंडो होती है, एक विंडो ही बोलते हैं उसे, मुझे नहीं पता उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, एक रेंज होती है बेसिकली जहाँ पे वो काम कर सकता है। अगर तुमने 100 ml HCl डाल दिया तो वो मेंटेन कर लेगा, लेकिन अगर तुम 1 लीटर HCl लेके आ गए और उसमें ब्लड में पोर कर दोगे तो उसका पीएच डेफिनेटली चेंज होगा। तो बफर के काम करने की कैपेसिटी होती है कि वो अगर पीएच इतना इतना है तो वो मेंटेन कर सकता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा तुमने एसिड डाल दिया और ज़रूरत से ज़्यादा बेस डाल दिया तो वो बफर खराब हो जाएगा और बफर काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो थोड़ा अमाउंट में एसिड थोड़ा अमाउंट में बेस इज फाइन, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में एसिड ले लिया ज़्यादा अमाउंट में बेस ले लिया तो डेफिनेटली ब्लड खराब हो जाएगा एंड डेफिनेटली इट विल लीड टू द डेथ। एंड सेम इज द केस फॉर ईच एंड एवरी बफर। और बफर जनरली कहाँ यूज होता है, बायोलॉजिकल सिस्टम में जनरली बफर यूज होते हैं बिकॉज वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शन कि प्रोटीन्स या एंजाइम्स उसी पीएच में काम करेंगे, अदरवाइज वो काम नहीं करेंगे। अब नाउ हाउ दिस बफर सोल्यूशन वर्क्स। अब बफर सोल्यूशन वर्क करता है, वो वर्क करता है कॉमन आयन इफेक्ट पे। एंड बिफोर गेटिंग इनटू डिटेल्स आई हैव टू टेल यू व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट, बट पहले हम लोग ये वाला डायग्राम देख लेते हैं। अब तुम ये डायग्राम देखो, यहाँ पे हमारे पास जो बफर है वो बफर बना हुआ है CH3 COOH का। और उससे पहले मैं एक चीज़ बताना भूल गया यहाँ पे। अब ये बफर कैसे बनते हैं, बफर बनाने के लिए हमें क्या एसिड चाहिए क्या बेस चाहिए, तो हमें चाहिए होता है एक वीक एसिड प्लस उसका एक सॉल्ट। वीक एसिड उसका सॉल्ट, वीक बेस प्लस उसका सॉल्ट, या फिर वीक एक वीक एसिड प्लस वीक बेस। तो 3 तरीके से हम लोग ये बफर सोल्यूशन बना सकते हैं। पहला क्या है, अगर मुझे एसिडिक बफर बनाना हो इससे तो बनेगा एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर बनाना है तो एक वीक एसिड लूंगा और उसके साथ उसका एक सॉल्ट डाल दूंगा।
वीक बेस लेना है तो वीक बेस लूँगा और उससे सॉल्ट डाल दूँगा, तो ये बन जाएगा बेसिक बफर। और अगर एक न्यूट्रल बफर बनाना है, सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल बफर, तो मैं एक वीक एसिड और वीक बेस दोनों ले लूँगा और दोनों को कंबाइन कर दूँगा, उससे भी मेरा एक बफर बन जाता है। तो ये मेरा क्लियर हो गया। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वीक एसिड मैंने ले लिया CH, सबसे आसान एग्जांपल है CH3COH, ये ले लिया, और इसके साथ इसका सॉल्ट ले लिया लाइक CH3COONS, सोडियम एसिटेट, या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ले लिया प्लस इसके साथ इसका सॉल्ट डाल दिया Na, सोडियम क्लोराइड। HCN इज द वीक एसिड, ये ले लिया और मैंने इसके साथ डाल दिया KCN या NaCN। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी वीक एसिड ले लो और उसका एक सॉल्ट डाल दो, मतलब एक आयन कॉमन होना चाहिए। जब तक ये आयन कॉमन नहीं होगा तब तक कॉमन आयन इफेक्ट काम नहीं करेगा। तो इसमें कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे CH3COH है और एक H यहाँ पे, तो सॉरी CH3CO नेगेटिव अलग है, H अलग है, और यहाँ पे भी CH3CO नेगेटिव और Na। तो यहाँ पे जो कॉमन है वो क्या है, CH3COOH, और ये CH3COH क्या प्रोड्यूस करेगा, कॉमन आयन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अब इसमें देखो फ्लोराइड कॉमन है तो ये कॉमन आयन इफेक्ट शो करेगा, यहाँ पे CN कॉमन है तो ये, ठीक है। सो कोई भी वीक एसिड और उसका सॉल्ट लेना है, सॉल्ट लेने में तुम HCl नहीं ले सकते क्योंकि HCl कंपाउंड के अंदर है नहीं, जैसे CH3COH ले लिया तो H तो तुम छोड़ दो, उसके अलावा जो भी पोर्शन है, H अगर एसिड है तो H छोड़ दोगे, बेस है तो OH छोड़ दोगे, उसके अलावा जो भी पोर्शन है उसी का एक सॉल्ट ले लेना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, बस एक सॉल्ट लेना है, ऐसा सॉल्ट जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए। डजेंट मैटर कि जो सॉल्ट है वो एसिडिक हो या बेसिक हो, इट डजेंट मैटर, हमें बस उसका एक सॉल्ट लेना है। अगर उसके अंदर एक कॉमन आयन है तो डेफिनेटली कॉमन आयन इफेक्ट शो होगा, कॉमन आयन इफेक्ट शो होगा तो वो सोल्यूशन ऑटोमेटिकली बफर बन जाएगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे यहाँ पे CH3COH ले रखा है, तो हमारे पास सोल्यूशन में क्या है, एक इक्वेशन है हमारे पास CH3, मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ क्योंकि अब वीक एसिड है तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट तो होगा नहीं, तो ये CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर तुमने डाल दिया सॉल्ट CH3COONA। अब सॉल्ट क्या होता है, वो तो कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा? स्क्रीन फ्रीज हो गई है, यहाँ पे तो मैं चेंज कर रहा हूँ लेकिन दिख नहीं रहा है। अच्छा चलो, मैं जब तक स्क्रीन फ्रीज है मैं वर्बली बताता हूँ। देखो पहली चीज़ क्या है, हम लोगों ने CH3COH लिया है और CH3COH डिसोसिएट होगा CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में, हमें पता है कि एसिड एसिड डिसोसिएट होगा, और इसके साथ हमने एक सॉल्ट लिया है CH3COONA। अब ये जो सॉल्ट है ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है वाटर में, वाटर में क्या होगा, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा, कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। स्क्रीन थोड़ी धीरे चल रही है बट ठीक है, ठीक है। हाँ, तो CH3COH हम लोगों ने लिया है तो ये प्रोड्यूस करा है CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब CH3CONA क्या प्रोड्यूस करेगा, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, ठीक है। अब ये क्या है, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, तो हम लोगों ने CH3CONA डाला था, वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये अगर ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे पास क्या है, CH3CO नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। अब यहाँ पे यूज़ होता है ली शेटलियर प्रिंसिपल। ली शेटलियर के प्रिंसिपल के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि कैसे ये रिएक्शन को बैकवर्ड और फॉरवर्ड लगा लेके जाता है और कैसे बफर सोल्यूशन एक दूसरे के साथ काम करते हैं इन आयंस के
बेसिस पे, ठीक है। तो आई थिंक ये इंटरनेट मेरा ढंग से चल नहीं रहा है, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ लेकिन उसमें दिख ही नहीं रहा है, तो मैं इसको कल कंटिन्यू करता हूँ। आज के लिए यहीं करते हैं, बफर सोल्यूशन को मैं कल फिर से बताऊंगा क्योंकि स्लाइड चल ही नहीं रही मेरी। चलो फिर कल करते हैं, आज के लिए इतना ही।